आईआरएफएल लिमिटेड में एक और ओएफएस देखने को मिला इस हफ्ते के अंदर। अब इस ओएफएस में रिटेलर्स ने भी पार्ट लिया, इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स ने भी पार्ट लिया और इस बार ग्रीन शू भी आपको बढ़िया तरीके से देखने को मिला। सब्सक्रिप्शन अच्छा आया है ओएफएस का, लेकिन क्या शेयर का प्राइस बढ़ेगा? क्योंकि गिरावट जो है 95 के नीचे फिर से आई है। वही इंपॉर्टेंट ट्रेंड जो हम लोगों ने लास्ट वीडियो के अंदर डिस्कस किया था 21 मई को, कि फाइनली स्टॉक ने यहाँ पर एक हायर हाई बनाने की स्टार्टिंग कर दी है। क्या यहां से वापस तेजी बनेगी या गिरावट? लेकिन 95 फिर से तोड़ा आईआरएफएल लिमिटेड ने और यहां से पोजीशन अब क्या नजर आती है, सब चीजों को यहां पर समझेंगे, खबरें भी देखेंगे, सारे चार्ट्स पर क्या पोजीशन है वो भी देखेंगे। और हाँ, मैं आपको एक चीज और बताऊं, आप व्यूअर्स का हमेशा एक कमेंट रहता है, एक बहुत प्यारा सा जवाब आप व्यूअर्स का रहता है, वो होता है ऑपरेटर गेम। ठीक है, तेजी आती है तो इन्वेस्टर खुश है, लेकिन जब गिरावट चलती है 1 साल 2 साल 3 साल तक, जब किसी स्टॉक में आपको गिरावट देखने को मिलती है, तो वहां पर एक रिटेल इन्वेस्टर का बड़ा ही प्यारा सा जवाब होता है, वो है ऑपरेटर गेम। रिटेलर का माल खींचने की कोशिश की जा रही है, ऑपरेटर गेम चलाया जा रहा है। लेकिन भैया रिटेलर बेचना मत, यहां पर रिटेलर बेचना मत, बहुत फायदा मिलेगा। रिटेलर बेचना मत, बहुत फायदा मिलेगा, 1-2 साल होल्ड कर लो बस, फिर तो पैसा ही पैसा। ये चीज आप लोग बहुत ज्यादा सुनते होंगे। एक्चुअली में ऑपरेटर क्या है? क्या ऑपरेटर सही में ऐसी कुछ चीज है जो कि रिटेलर का माल ही खींचने के लिए बस बैठी हुई है, या फिर बस ये एक मनगढ़ंत बातें हैं जो कि किसी को कुछ जब नहीं आता होता है वो बस इतना ही कह करके अपने आप को जो है संतुष्टि दे देता है? इन सभी चीजों को भी हम यहाँ पर समझेंगे। इस वीडियो में बहुत कुछ आपको देखने को मिलेगा। सो आईआरएफएल लिमिटेड ओएफएस कंपनी लेकर के आती है यहाँ पे, और सब्सक्रिप्शन स्टेटस काफी बढ़िया चलता है। रिटेल इन्वेस्टर्स का ओएफएस कल के दिन के अंदर था। ठीक है, डे 1 में कंपनी में 1.86 टाइम्स तक का सब्सक्रिप्शन देखने को मिला है इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स की तरफ से, और साथ में ग्रीन शू ऑप्शन भी सरकार ने यहां पर चलाया इस ओएफएस के अंदर। ठीक है, ऑफर फॉर सेल में ग्रीन शू ऑप्शन भी यहां पर सरकार ने चलाया है इस ऑफर में। और बाकी चीजें देख लेते हैं। रिटेलर्स के लिए कल के दिन 25 जून का था, कल यहां पर हो चुका है रिटेलर्स के लिए भी। और इसके अलावा 2% टोटल स्टेक ऑफलोड कर रही है सरकार आईआरएफसी में, 2% टोटल, जिसमें से 1% टोटल सब्सक्रिप्शन का है, बाकी का 1% ओवर सब्सक्रिप्शन यानी कि ग्रीन शू के अंदर जाएगा ये। ठीक है, तो 2% का था ये। और साथ में इसके साथ सरकार जो है रेलवे फाइनेंसिंग कंपनीज में लगभग 6 डिसइन्वेस्टमेंट ट्रांजेक्शन कर चुकी है ऑलरेडी फाइनेंशियल ईयर 27 के अंदर। ठीक है, तो 6 डिसइन्वेस्टमेंट आपको देखने को मिलेंगी सरकार की तरफ से, डाइवर्समेंट ट्रांजेक्शन 6 फाइनेंशियल ईयर 27 के अंदर आपको देखने को मिलने वाली है। इसके अलावा क्या चीजें यहाँ पर, 2% 2300 करोड़ का जो है स्टेक सेल ये रहेगा। टोटल जो प्राइस रहेगा 2300 करोड़ रुपीस का रहने वाला है। और क्या डिटेल है, 16,480 करोड़ डिसइन्वेस्टमेंट सरकार यहां पर कर रही है ऑलरेडी इन द करंट फिस्कल ईयर। और इसके अलावा ये सब डिटेल्स है आपके ओएफएस से रिलेटेड बेसिकली। ठीक है, और रिटेल इन्वेस्टर का कल के दिन था, मैंने आपको बता ही दिया। उसके पहले आपका नॉन रिटेल इन्वेस्टर्स का था। ऑलराइट, तो ये सब चीजें आपकी हो जाती है ओएफएस से रिलेटेड। लेकिन यार इस ओएफएस का फायदा क्या है? जब तक इन्वेस्टर को कुछ मिले ना, जब तक तेजी ना आए, इन्वेस्टर का क्या फायदा? कंपनी ने रिसेंटली पहले भी अभी ओएफएस दिया ही है, लेकिन कुछ इन्वेस्टर को फायदा नहीं मिला। रिसेंटली एनएचपीसी लिमिटेड ने भी ओएफएस दिया, क्या मिला? कुछ भी नहीं मिला। क्या होता है, ये सभी कॉर्पोरेट एक्शंस है, डिविडेंड हो, बोनस हो, या फिर आपका स्प्लिट हो, या फिर आपका ये ओएफएस हो, ये सभी कॉर्पोरेट एक्शंस है। क्या होता है कि जब भी कोई सरकार या कोई भी कंपनी किसी भी कॉर्पोरेट एक्शन के बारे में बताती है, आपको अचानक से बूस्टअप देखने को मिलता है, इन्वेस्टर खुश होते हैं, तो शेयर में एक छोटी रिकवरी बनती है। लेकिन जब ये कॉर्पोरेट एक्शंस इंप्लीमेंट कर दिए जाते हैं तो शेयर में बहुत ज्यादा वॉलेटिलिटी रहती है। तो यही चीज आईआरएफएल लिमिटेड के अंदर इस हफ्ते के अंदर देखने को मिली भी है। शेयर में आपको गिरावट दिखी अच्छी खासी, यहाँ पर आप देख भी सकते हो, एक बड़ी गैप डाउन ओपनिंग देखने को मिलती है। उसके बाद में लास्ट सेशन में लगभग 90 रुपीस के आसपास स्टॉक ट्रेड करने लगता है, 91.77 पर आपकी क्लोजिंग आई है। तो जो हायर हाई वाली पोजीशन हम डिस्कस कर रहे थे 21 मई को, जब स्टॉक ने 95 पर बेस बना लिया था यहाँ पे, उसके बाद में आपको 101 रुपीस तक की तेजी भी देखने को मिली, 101 रुपीस तक की। लेकिन उसके बाद में फिर स्टॉक ने क्या किया, डाउन ट्रेंड दिया और फिर डबल टॉप बना करके वापस से गिरावट ही दे रहा है। यानी कि शिफ्ट जो आना चाहिए था आपका 21 मई के बाद में, उसमें कोई बड़ा मोमेंटम नहीं कैरी किया। 101 को टच करके एक बार और दो बार वापस से वही गिरावट देखने को मिली, और 95 का इंपॉर्टेंट बेस भी आईआरएफएल लिमिटेड ने तोड़ दिया।
अब इस कैंडल पर अगर आप नजर डालोगे, ये वाली कैंडल जो लास्ट सेशन के अंदर ड्रॉ हुई है, इसको आप स्टॉप कैंडल भी कह सकते हो, यानी कि जो गिरावट है इस कैंडल ने उसको रोकने की कोशिश करी है, जो कि इंडिकेट करती है कि मंडे के दिन यानी कि आने वाले वीक के अंदर पहले सेशन में पॉसिबिलिटी ये कैंडल ड्रॉ करती है कि आपको एक छोटी बहुत रिकवरी देखने को मिलेगी टुवर्ड्स 93 के आसपास। 93 के आसपास तक की एक छोटी सी इंट्राडे पॉसिबिलिटी आपको देख सकती है एज पर दिस कैंडल जो कि लास्ट सेशन के अंदर फॉर्म हुई है। ठीक है, तो ये आईआरएफसी लिमिटेड है। टेक्निकली अभी बेयरिश काफी ज्यादा है, रीजन बीइंग 200 ईएमए के नीचे ट्रेड कर रहा है, 7 ईएमए भी 20 ईएमए 21 ईएमए के नीचे है। सो अब आते हैं इसकी बाकी के अपडेट्स पे। ठीक है, सो क्वार्टर 1 का टाइम पीरियड जो है खत्म हो जाता है और जुलाई 1 से ट्रेडिंग विंडोज जो है क्लोज कर दी जाएगी, इनसाइडर ट्रेडिंग विंडो, यानी कि अब कंपनीज अपने क्वार्टर 1 के रिजल्ट्स अनाउंस करेगी। अब मैंने जो वीडियो की शुरुआत करी थी वो इस चीज से करी थी कि एक रिटेल इन्वेस्टर कहता है कि भैया बेचो मत, ऑपरेटर गेम है, रिटेलर से माल खींचने के लिए शेयर को इतना बड़ा से गिराया जा रहा है यहां पर। तो मैं आपको एक चीज बता दूं कि कोई भी स्टॉक में जब तेजी आती है और किसी भी स्टॉक में जब गिरावट आती है तो उसके पीछे काफी सारे रीजंस होते हैं। हम ऑपरेटर गेम कह करके अपने आप को जो है सेटिस्फैक्शन दे सकते हैं कि हाँ चलो भैया मेरी गलती नहीं है, ऑपरेटर गेम यहां पर हो चुका है, लेकिन एक्चुअल रियलिटी क्या होती है वो समझना बहुत ज्यादा मुश्किल है। सो जब कंपनी ने बढ़िया रिटर्न्स दिए तब कंपनी एक्चुअली में ग्रो कर रही थी। ऐसा नहीं है कि आज की डेट में कंपनी ग्रो नहीं कर रही, इनफैक्ट आज की डेट में भी कंपनी 7,000 करोड़ तक के रिवेन्यूज पर खड़ी है, लेकिन ग्रोथ कंपनी कितना कर पा रही है ये सबसे ज्यादा मैटर करता है। तो आईआरएफसी लिमिटेड का पिछले लगभग 1.5 साल का अगर आप ग्रोथ देखोगे यहाँ पे, स्पेशली जब से कंपनी में गिरावट देखने को मिली है, इस पूरे टाइम के अंदर आपको ग्रोथ सबसे ज्यादा यहां पर इंपैक्ट करता देखने को मिला दिसंबर 2024 में, जहां कंपनी 0% के एनुअल ग्रोथ पर आ गई। उसके बाद में ग्रोथ कंपनी का काफी अच्छा इंप्रूव हुआ, लेकिन फिर से 2%, फिर -7 एंड देन -5, यहां पर कंपनी की सिचुएशन सबसे ज्यादा खराब गई रिवेन्यू ग्रोथ परसेंटेज पे। तो बहुत स्पेसिफिक चीजें होती है मार्केट में ये समझने के लिए कि किसी भी स्टॉक में आपको किस तरह से तेजी मिली और क्यों गिरावट अब देखने को मिल रही है। ऑल्दो मार्च 26 में कंपनी का रेवेन्यू ग्रोथ 9.11% पे आया। अब क्या इसको इवैल्यूएट करें एक बार? चलो ठीक है, ब्लैंक स्क्रीन पर आते हैं और इसे इवैल्यूएट करते हैं। एक चीज ध्यान रखना, आईआरएफसी लिमिटेड ने साल 2023 से लेकर के साल 2024 के लगभग जुलाई के महीने तक के रिटर्न्स दिए। ठीक है, ये पूरा टाइम था आईआरएफसी लिमिटेड या फिर रेलवेज भी, इनफैक्ट अगर मैं आपको कहूं तो अगर आप आरवीएनएल से रिलेटेड वीडियो चाहते हो तो मेरे चैनल पर अवेलेबल है, इनको इरकॉन से रिलेटेड चाहते हो अवेलेबल है, जाकर के आप देख सकते हो। ये टाइम था जब आईआरएफसी या रेलवेज के अंदर आपको बड़ी तेजी देखने को मिली और ये वो टाइम था जब मार्केट सबसे ज्यादा बूस्ट किया। अगर आप सेंसेक्स या निफ्टी को जाकर के देखोगे आपको नजर आएगा कि इस टाइम पीरियड के अंदर अंदर मार्केट सबसे ज्यादा बूस्ट अप किया था, जिसका इंपैक्ट भी रेलवेज के ऊपर पड़ा। लेकिन सिर्फ इतनी ही बात नहीं है, एक तो आपको पता चल गया, चलो निफ्टी हम ले लेते हैं, एक पॉइंट हम मार्केट ले लेते हैं। दूसरा पॉइंट कंपनी का एक्चुअल ग्रोथ परसेंटेज, जो मैंने आपको दिखाया भी यहाँ पर कि कंपनी बढ़िया काम उस समय कर रही थी, जो कि सितंबर के बाद से नहीं दिखा है, जो आपके 2024 सितंबर के बाद से लगातार कंपनी का ग्रोथ नीचे गिरा, फिर माइनस में भी गया। ऑल्दो मार्च में कंपनी ने इंप्रूवमेंट किया। अब जब मार्च के इंप्रूवमेंट की बात आती है तो कंपनी की उस समय सिचुएशन क्या चल रही थी, कंपनी की बात भी छोड़ो, अगर आप ये समझो कि मार्केट की क्या सिचुएशन चल रही थी, तो इस पूरे टाइम के अंदर मार्केट की हालत बहुत ज्यादा खराब गई, रीजन बीइंग यूएस ईरान। ठीक है, तो ये चीजें आपके सामने अब आ चुकी है कि भैया पहले जब तेजी बनी वो किस रीजन से, फिर जब आपको गिरावट दिखी वो किस रीजन से, अब जो आपको सिचुएशन नजर आ रही है उसके पीछे का रीजन क्या है। यानी कि इस पूरे टाइम के अंदर अंदर भैया मार्केट अपना गेम चलाता रहा। अगर कंपनी ने ग्रोथ दिया तो तेजी दिखी, कंपनी ने ग्रोथ नहीं दिया तो गिरावट दिखी। जब मार्केट की सिचुएशन यूएस ईरान की वजह से बिगड़ी तो आपको रेलवेज पर भी और इनफैक्ट पूरे सेक्टर में भी गिरावट देखने को मिली। यानी कि इस पूरे बीच में आपका कहीं पर भी, इसको काटेंगे यहां पर, ऑपरेटर कहीं पर भी देखने को नहीं मिला। इस पूरे बीच के अंदर कहीं भी ऑपरेटर नहीं है, कहीं भी आप ये नहीं कह सकते भैया ऑपरेटर गेम चला हो। ऑलराइट, समझे इस चीज को। यानी कि रेलवे सेक्टर अपार्ट फ्रॉम जस्ट जिसको हम ऑपरेटर गेम कह देते हैं, मार्केट की सिचुएशन क्या है, कंपनी खुद में कैसा ग्रोथ दे पा रही है, ये सब चीजें इवैल्यूएट करनी जरूरी है। फॉर एग्जांपल, जो कंपनी ने ग्रोथ तब दिया जब कंपनी में ब्रेकआउट्स मिले इस पूरे टाइम के अंदर, वही ग्रोथ अगर कंपनी आज की डेट में कंटिन्यू कर दे, क्योंकि अब मार्केट काफी हद तक स्टेबल है, आज की डेट में अगर कंपनी कंटिन्यू कर दे वही ग्रोथ, तो हम यहां पर उम्मीद कर सकते हैं कि कंपनी वापस से 150, ये 160 या 170 जो भी फर्दर ब्रेकआउट्स है वो कैरी करेगी।
लेकिन उसके लिए कंपनी का खुद का ग्रोथ करना मुश्किल जरूरी है। कई बार आप देखते हो मार्केट बहुत बढ़िया चल रहा होता है लेकिन शेयर में गिरावट है। शेयर में गिरावट है क्यों भैया? क्योंकि कंपनी बिजनेस नहीं दे पा रही या सेक्टर वीक है। तो इस पूरे बीच में आपका ऑपरेटर कहीं पर भी आपको ये बताने नहीं आया कि भैया तुम रिटेलर हो ना, तुम्हारा माल खींच लूंगा बेटा, ध्यान से बैठना, कहीं पर भी नहीं आया। तो सबसे जरूरी है कि आप सब चीजों को इवैल्यूएट करना समझो, उसके बाद में डिसीजन लिया जाता है मार्केट में। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको एक चीज और बताता हूं कि मुझे अगर आईआरएफसी लिमिटेड में एंट्री करनी है, यहां पर चार्ट को आप देखो, आपको नजर आएगा लोअर लोस पैटर्न क्रिएट कर रहा है 200 ईएमए के नीचे, जो कि अल्टीमेटली चार्ट को बेयरिश बताता है। चीजें बढ़िया नजर नहीं आ रही। 95 का फाइनल बेस जो है वो टूट चुका है। 88 रुपीज का नेक्स्ट बेस लाइन आपके सामने खड़ी है, लोअर लोस पैटर्न क्रिएट कर रहा है। तो भैया मुझे क्या यहां पर अभी एंट्री करनी चाहिए? भाई नहीं करनी चाहिए। चाहे यहां से अभी ये 10 रुपए भी ऊपर अगर बढ़ जाए ना, मुझे तब भी एंट्री नहीं करनी चाहिए। ये जो आप 200 ईएमए ब्लैक लाइन देख रहे हो, एटलीस्ट अगर इस प्राइस को ये ट्रेड ना करने लगे 200 ईएमए को, लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव से यहां पर एंट्री बन ही नहीं रही है। इस पूरे टाइम के अंदर आपके पास कहीं ऑपरेटर नहीं आया कि भैया देखो यहां पर आओ एंट्री करो, मैं तुम्हारा माल खींचूंगा, बेचूंगा, ये करूंगा, वो करूंगा। नहीं आया कहीं पर भी। ये गलती हम लोग खुद करते हैं, ऑप्टिमिस्टिक हो जाते हैं कि भैया 200 रुपए का शेयर अगर 90 रुपए पे मिल रहा है तो सोचो ये वापस 200 रुपए पर चला जाए तो कितना फायदा होगा। इस बीच में इन्वेस्टर अपने आप को फंसाता है और फिर नुकसान करके हम लोग खुद ही बैठ जाते हैं। बेटर ये है कि चार्ट्स को सही तरीके से पहले सेटल डाउन होने दो। जब तक ये लोअर लोस पैटर्न है, सेटल डाउन है ही नहीं, दैट मींस कि भैया अभी मुझको अवॉइड करना चाहिए, मुझे एंट्री करनी ही नहीं चाहिए। ये होगी चार्ट की बात। अब अगला पॉइंट आपका आता है कि कंपनी का परफॉर्मेंस कैसा चलेगा। मार्च क्वार्टर कंपनी ने बहुत बढ़िया दिया। अगर इसी क्वार्टर को कंपनी आगे कैरी करती है तब हम कहते हैं हाँ कंपनी के नंबर सब सुधर रहे हैं। अपार्ट फ्रॉम दिस कंपनी ने फाइनेंशियल क्वार्टर 4 में, मार्च का क्वार्टर जो भी आया था, रिवेन्यू ग्रोथ बढ़िया दे दिया लेकिन भैया प्रॉफिट ग्रोथ वो 0% पे आ गया। तो चीजें बिगड़ भी रही है, अच्छी भी हो रही है। एक जगह कंपनी बढ़िया ग्रोथ दे रही है तो दूसरी जगह पे कंपनी 11% से सीधा 0% की तरफ गिर रही है। तो ये अनसर्टेनिटी जो है ना, ये बहुत ज्यादा गलत होती है जब भी हम इन्वेस्टमेंट्स की बात करते हैं। यानी कि हमको एक डायरेक्ट ग्रोथ चाहिए होता है। अब एक जवाब और आएगा कि भाई ऐसा तो कोई भी कंपनी नहीं करती कि भैया हर जगह ग्रोथ देती रहे, रिवेन्यू पर भी ग्रोथ दे, प्रॉफिट, ऐसा कोई भी कंपनी नहीं करती। भैया मार्केट में हजारों कंपनी है, जाकर के किसी एक कंपनी को देखो, आपको दिखेगा। ऐसा बोलने से कुछ नहीं हो जाता। कंपनी कोई भी अगर ब्रेकआउट दे रही है तो उसके पीछे ये सभी स्पेसिफिक रीजंस होते हैं। आई बिलीव कि ये पॉइंट आपको यहाँ पर समझ में आया होगा। अल्टीमेटली ये जो गोल है यहाँ पर वो ये है कि कंपनी अगर सस्टेनेबल ग्रोथ दे रही है तब आप लॉन्ग टर्म के अंदर एंट्री स्टार्ट कर सकते हो। लेकिन अगर नहीं दे पा रही, दैट मींस कि भैया कंपनी को पहले वो ग्रोथ देने दो तब एंट्री करना। अनलेस एंड अनटिल आप यहां पर वेट ही करो कि कब वो चीजें आपके फेवर में आती है जो कंपनी के ब्रेकआउट टाइम के अंदर थी बट अब मिसिंग है। इस वीडियो में कुछ जानने को मिला हो, कुछ भी अच्छा लगा हो, सब्सक्राइब जरूर करके जाना। आई एम NISM 7 सर्टिफाइड। मिलता अगले वीडियो में।